नाजरीन आदाब। प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के आला तर्जुमान जुनैद अज़ीम मत्तू। जुनैद साहब, आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में। सबसे पहले आपकी आगाज़ से ही हम शुरुआत करेंगे। आपने आला तालीम हासिल की, आप बैरून ममालिक से भी आपने तालीम हासिल की। सियासत में फिर कैसे आना हुआ आपका? कैसे दिमाग में यह आया कि सियासत में आया जाए? मैं अमेरिका में तालीम हासिल कर रहा था और शायद 5-6 साल हुए थे मुझे वहाँ पे, और मैंने कश्मीर के बारे में लिखना शुरू किया पहले। कश्मीर के जो सियासी एक जो सोच है यहाँ पे उसके बारे में, जो यहाँ पे रोज़मर्रा के मसाइल हैं उनके बारे में, क्योंकि आप जब बाहर जाते हैं तो आप एक इनहेरेंट कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव आपका होता है। देखिए, अगर यहाँ पे ऐसा निज़ाम है तो वहाँ पे भी शायद ऐसा निज़ाम होना चाहिए। तो लगभग करीबन 1 साल तक मैं लिखता गया, आर्टिकल्स लिखता गया, और फिर जब मेरी तालीम मुकम्मल हुई और मैंने वहाँ काम करना शुरू किया, मेरे पास वहाँ की रिहाइश थी, तो उन मसाइल से मुझे नहीं गुज़रना पड़ा, तो मैंने काम करना शुरू किया और मैं एक अपने शोबे में और मेरा जो करियर था उसमें बहुत कंफर्टेबल था। लेकिन एक ऐसा फिर एक मुकाम आता है जब आप ये सोचते हैं कि तनकीद करने से, कमेंट्री करने से, नुक्ताचीनी करने से निज़ाम नहीं बदलता। और अगर मैं या मुझ जैसा कोई और नौजवान बाउंड्री पे बैठ के, सरहद पे बैठ के सिस्टम की तनकीद करे और कहे कि ये सिस्टम ऐसा होना चाहिए, इसमें ये बदलाव आना चाहिए, तो एक ऐसा दिन आता है जब आप एक घुटन महसूस करते हैं कि मैं अगर इस निज़ाम में जाकर, जो एक बहुत ही नामुकम्मल इम्परफेक्ट निज़ाम है, अगर मैं उसमें जाकर कोशिश नहीं करूं, तो मेरी तनकीद, मेरी जो कमेंट्री है, मेरा जो एनालिसिस है, ये तो एक शोखिया एक मसला बन जाता है। तो 2009 में मैं वापस कश्मीर आया और फिर एक सियासी जर्नी शुरू की, सफ़र शुरू किया। जुनैद साहब, आपको यूथ आइकन कंसिडर किया जाता है। कितना कनेक्टेड आप यूथ के साथ रहते हैं? कितनी अक्सर बेशतर आपकी इंटरेक्शन यूथ के साथ रहती है? देखिए, यूथ आइकन का तो मुझे यकीन नहीं है, और वो आपकी ज़रा नवाजी है कि आप ये कह रहे हैं। मैं एक कश्मीरी नौजवान हूँ, और पहल ये है, और पहल हमेशा ये रही है कि ऐसी सोच रखने वाले जो नौजवान हैं, और इन नौजवानों की जो सियासी सोच है वो मुख्तलिफ हो सकती है, उससे बालाए ताक होके जो भी नौजवान कश्मीर को बहरान से बाहर निकालना चाहता है, वो सियासी बहरान हो, इक़्तिसादी बहरान हो, समाजी बहरान हो, उससे बाहर निकालना चाहता है, हम सब को एक साथ चलना है। हम सब इस बहरान से, इस तज़ाद से उभरे हैं। हमने भी 1990 वाली दिहाई देखी, और हमने देखा कि किन मसाइल का हमने सामना किया। सबसे ज़्यादा सामना तो नौजवानों ने किया। हमारा बचपन एक तरीके से एक नॉर्मल बचपन नहीं था, वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक एक्सपीरियंस थी। तो शायद अगर हम सब वो समझे जो सियासत में हैं और सियासत में नहीं है, चाहे कुछ नौजवान सियासी लाइन के उस तरफ हों, अलहदगी पसंद एक सोच रखते हो, शायद कोई नौजवान मेन स्ट्रीम में हो, या कोई आम नौजवान हो, अगर हम सब अपने मुख्तलिफ नज़रियाती एक अपनी सोच को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाते हैं, और अपने दिल में ये चीज़ ठान लेते हैं कि हम सबको कश्मीर के आने वाले कल को संवारना है और लोगों को हक देना है, तो फिर सबका एक रोल बनता है, वो सियासत में हो या ना हो। तो वही एक मैसेज मेरी यूथ के लिए भी है, और कोशिश भी वही है। इब्तिदा आपने की थी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान रहे हैं आप। उस टाइम हमने देखा कि आपने काफ़ी कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ बोला भी और लिखा भी काफ़ी कुछ आपने। ये आइडियोलॉजिकल चेंज जो आई, ये किस वजह से आपकी चेंज आई और आपने पीपल्स कॉन्फ्रेंस से शिफ्ट होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में आप आ गए? हर एक शोबे में एवोल्यूशन ऑफ थॉट होता है, और सियासत में भी होता है। ना ही मैं पहला इंसान हूँ जिसने एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में शमूलियत हासिल की, और ना ही मैं आखिरी होऊंगा। हर एक इंसान का रोल बनता है। कोई और तंजीम में हो, उनका भी एक रोल बनता है। मैंने सियासी पार्टी इक़्तिदार के लिए चेंज नहीं की। जब मैं अमेरिका से 2009 में वापस आया,
तो तब भी मेरी जो फैमिली की रिलेशंस हैं, जो हिस्टोरिकल रिलेशन रही हैं, मेरे जो नाना थे वो एक लीडर थे नेशनल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के, तो तब मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं इक़्तिदार के लिए, उस वक्त हुकूमत में थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो इक़्तिदार के लिए मैं कहीं से कोई अपने लिए जगह ढूंढूं। लेकिन एक आइडियलिज़म होता है और वो आइडियलिज़म अभी भी है। और फिर एक मुकाम पे मैंने ये इस चीज़ का एहसास मुझे आया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मजमूई तारीख़ है, जो उनका नज़रिया है और जो प्लेटफॉर्म है और जो उमर साहब की क़यादत है, नौजवान क़यादत है, वो एलिक्वेंट हैं, आर्टिकुलेट हैं, परसेप्टिव हैं, उनने दुनिया देखी हुई है और उनकी जो सच बोलने की आदत है उसके कायल सब हैं। तो उस मुकाम पे मुझे लगा कि ये एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। कोशिश जारी है, जो किसी और तंजीम में हैं, नौजवान हैं, उनसे भी यही इल्तिजा रहेगी वो अपनी कोशिश करें। और जब तक हमारे दिल में ईमान है, हम कहाँ पे बैठ के भी कश्मीरियों की खिदमत करने की आरज़ू रखें, तो जब तक खिदमत की एक आरज़ू दिल में है, सबका एक रोल बनता है। तो नई नस्ल के हवाले से अगर हम बात करें, यंगर जनरेशन जो हमारी है यहाँ पे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही हो या मौजूदा सरकार है, हमेशा देखा गया है कि जो यूथ है यहाँ का वो एलिनेटेड फील करता है। क्या रीज़न्स हैं इस एलिनेशन के और क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं, क्या इसमें इलाज हो सकता है कि यहाँ का यूथ जो है वो इतना एलिनेशन फील ना करे? आप स्टडीज़ देखिए, आप ग्राउंड लेवल पे हक़ाइक़ देखें, जो हकीकत है वो क्या बयान करती है कि नौजवान सबसे ज़्यादा डिसल्यूजन हुआ है, सबसे ज़्यादा नाउमीदी नौजवानों में है। आप जो यहाँ पे इरप्शन देखेंगे टर्मोइल के, वो भी यूथ ड्रिवन होते हैं। वो शायद साउथ कश्मीर में हो, अभी हो, 2016 का साने हो, 2010 का हो, यूथ ड्रिवन होता है। लेकिन अगर हम सिर्फ ये सोचें कि इसका सिर्फ सियासी बहरान ही एक फैक्टर है, वो भी गलत है। वो एक बहुत कन्वीनियंट एक्सक्यूज़ रहेगा। समाजी तौर पे भी जिस माशरे में हम पले बड़े, आज का माशरा बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ पे सोशल प्रेशर्स हैं, सोशल एनार्की है, एक सेंस ऑफ सोशल केओस है, और उसका असर भी हमारे बच्चों पे होता है। उनकी तालीम में भी एक कंपटीशन का एक नया निज़ाम बना है, कट थ्रोट कंपटीशन बना है। सोशल निज़ाम हमारा एक इस तरफ जा रहा है कि हमारी जो अपनी एक पहचान है, आइडेंटिटी, वो हमारी ज़बान हो या हमारा कल्चर हो, उसमें एक सेंस ऑफ कन्फ्यूजन आ गया। तो वो कहते हैं ना, कभी सोसाइटी इज़ इन फ्लक्स, वो बीच में कहीं खोई हुई रहती है। तो उसका असर भी नौजवानों पे हुआ है। लेकिन सियासी बहरान मेजर फैक्टर है, और फिर से शायद हम सियासतदानों का, सब नौजवानों का एक हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम मिल बैठ के इस रंजिश को, इस जो ये एक डिसएंचेंटमेंट है, एहसास नाउमीदी है नौजवानों में, उसको एड्रेस करें। कहीं आपको लगता है कि कहीं जो बेरोज़गारी है वो भी एक फैक्टर है? जो नौजवान है यहाँ का, उसके पास कैरियर ऑप्शंस कम हैं, और जो उन सब वजूहात भी के लिए भी जो यहाँ का यूथ है वो एलिनेटेड फील करता है। हमारा जो एक सियासी मसला है, उसका सबसे एक, जिसको कहते हैं पैरालाइजिंग इफ़ेक्ट, ये रहा है कि अगर आपके हालात ठीक भी हों मजमूई तौर पे एक अरसे तक, 1 साल 2 साल के बाद आपका वही होता है, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप्स बैक। तो उसका असर बखूबी इन पे पड़ेगा। हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोज़गारी अभी आसमान छू रही है, महंगाई आसमान छू रही है। इसका फिर बेरोज़गारी का एक सोशल इफ़ेक्ट भी होता है। लोग अपना घर नहीं बसा सकते, शादियां बहुत देर से हो रही हैं, उसका भी असर नौजवानों पे पड़ रहा है। तो इन सब मसलों का एक कॉमन डिनोमिनेटर ये है कि सियासी बहरान को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो आजकल देखा है हमने कि अक्सर बेशतर अखबारात में भी खबरें आती रहती हैं, और काफ़ी सारे सर्वेज़ भी ऐसे हुए हैं जिनमें ये देखा गया है कि जो यूथ है यहाँ का वो धीरे धीरे ड्रग एडिक्शन की तरफ और जा रहा है। इस को किस हद तक आप सही मानते हैं, और इस हवाले से क्या इक़दाम उठाने चाहिए कि जो नौजवान है यहाँ पे, ये जो इंक्रीज़ हो रहा है ड्रग एडिक्शन में यहाँ पे, उस पर कमी पाई जाए?
मैंने आपको पहले भी कहा, एक बहुत आसान चीज़ है कि हम हमारे जो सारे वीकनेसेस हैं, जो सारे मसले हैं, उनका सबसे आसान एक जवाब देना ये रह सकता है कि यहाँ पे सियासी बहरान है, इसीलिए यहाँ पे ड्रग एडिक्शन है। उसका भी एक रोल है इसमें, लेकिन वो सिंगुलर फैक्टर नहीं है। तो शायद माशरे को, समाज को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए और देखना चाहिए कि हम अपने नौजवानों को सही रास्ते पे कैसे लाएं, उनको उम्मीद कैसे दे सके और उनको ये एहसास कैसे दे सके कि आने वाला कल उनका है और उसको संवारना भी उन्हें ही है। उनका हाथ पकड़ा जा सकता है, उनकी हिमायत की जा सकती है, उनको हौसला दिया जा सकता है, लेकिन जब तक आपकी आने वाली नस्ल एक सीधा रास्ते पे मुस्तकम तौर पे नहीं चलेगी, तब तक आपका फ्यूचर बहुत डार्क है। तो री एडिक्शन और रिहैबिलिटेशन से एक तो सिस्टमैटिक एक तरीका है निपटने का, इंस्टीट्यूशनल, कि आपके डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, आपके साइकेट्रिक काउंसलिंग हैं, साइकोलॉजिस्ट्स हैं, वो तो बहरहाल होता रहेगा। लेकिन समाज को भी चाहिए, सियासी लीडरों को भी चाहिए, मजहबी लीडरों को भी चाहिए कि वो इसमें सफ़े अव्वल में एक रोल अदा करें। सियासत पे थोड़ा फिर से बात करते हैं। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ पे आजकल ये इल्ज़ाम लगता है कि रीजनल पॉलिटिक्स खेली जाती है जी। अभी एनसी के हवाले से देखें तो एनसी पे भी आजकल ये इल्ज़ाम लग रहा है कि रीजनल पॉलिटिक्स खेली जा रही है। जम्मू के लीडर जो हैं वो जम्मू के लोगों को खुश करने के लिए एक बयान देते हैं और यहाँ की लीडरशिप जो है वो यहाँ के लोगों को खुश करने के लिए मुख्तलिफ बयान देती है, जिसकी ताज़ा मिसाल है जो आपके पार्टी प्रोविजनल प्रेसिडेंट है जम्मू के, उन्होंने कहा कि महाराजा हरी सिंह जो हैं उनकी बर्थडे पे छुट्टी ऐलान कर दे, गवर्नमेंट छुट्टी का ऐलान कर दे, जबकि यहाँ से जो आपकी जो स्टेट यूनिट यहाँ की है उनका ये मानना है कि महाराजा हरी सिंह तो 13 जुलाई के मैसेकर में इन्वॉल्व थे, तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये जो ये रीजनल पॉलिटिक्स का एक सिलसिला शुरू हुआ है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? सियासी सोच अलग है और एक इंडिविजुअल इनफरादी सोच या नज़रिया किसी का हो सकता है, वो अलग है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड बिल्कुल साफ है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी आप देखें, जो उसके बाद तो जवाब देने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। महाराजा हरी सिंह की जो एक छुट्टी, उनका जो बर्थ एनिवर्सरी है उस पर छुट्टी, सरकारी छुट्टी रखने का जो सवाल है, ये रियासती सरकार के लिए सवाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ इस पर साफ है, हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी इसको अपोज़ किया। जो अवाम के एहसासात हैं, हमें उसका पूरा एहसास है। जो शख्सी राज के ख़िलाफ़ एक यहाँ पे एक जंग लड़ी गई, उसका भी एहसास है। जो जुल्म हुआ उसका भी एहसास है। लेकिन अगर हमारे कोई कलीग हैं जिनका एक इनफरादी तौर पे कोई इसमें ओपिनियन अलग हो सकता है, डेमोक्रेसी है, उनको हक है बोलने का, लेकिन जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है, इस पे ना हमने कोई डिमांड की है ऑफिशियली, ना ही डिमांड करेंगे। हमने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। मतलब बात वही है कि अपने अपने लोगों को खुश किया जाए। देखिए, वो एनालिसिस आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा कि वो उनका एक पर्सनल व्यू है, जो उनने कहा है, मेरे सीनियर साथी हैं, उनका पर्सनल व्यू है, लेकिन तंजीम की वो सोच नहीं है। इससे साफ होके तो इसका जवाब नहीं मिल सकता। आर्टिकल 35A पे क्या आपकी सोच है? देखिए, आर्टिकल 35A नॉन नेगोशिएबल है। अगर आप 35A पे सवाल उठाते हैं तो आप इल्हाक पे भी सवाल उठाने के लिए तैयार रहिए। अगर 35A ओपन टू डिस्कशन है, सेम लॉजिक लगाते हुए जम्मू और कश्मीर का इल्हाक हिंदुस्तान से ओपन टू क्वेश्चन है। हमारा स्टैंड इस पे बहुत क्लियर है, 35A नॉन नेगोशिएबल है। अगर 35A को कोई ज़ख्म पहुंचाया जाता है तो फिर हमें ये हक रहता है, लॉजिकली, लीगली और मॉरली, कि हम इल्हाक का सवाल भी फिर से खोलें। तो एक इस पे डिस्टॉर्शन किया गया काफ़ी टाइम कि देखिए 35A कश्मीरियों का आर्टिकल है, जम्मू के लोग नहीं चाहते, लद्दाख के लोग नहीं चाहते। तो हमारी लीडरशिप ने ये फ़ैसला लिया कि हम जम्मू और लद्दाख में जाएं, लोगों से मिलें, सेमिनार्स करें, पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम हो, और जहाँ जहाँ पे भी ये प्रोग्राम हुआ, जहाँ जहाँ पे भी इस मिशन को लिया गया, इस चीज़ का एहसास हुआ कि वो जम्मू का एक शहरी हो, वो लद्दाख का एक वस्कीनदार हो या एक कश्मीरी हो, हमारे जो राइट्स हैं
जो हकूक़ हैं वो 35A से डिराइव होते हैं, और अगर 35A को हटाया जाता है तो फिर सबसे पहले जम्मू के अवाम को नुकसान उठाना पड़ेगा, उसके बाद लद्दाख के अवाम को नुकसान उठाना पड़ेगा, कश्मीरियों को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो हमारी कोशिश यही रहेगी 35A पे कि हम पूरे इत्तेहाद के साथ मुत्तहिद हो के, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी जम्मू और कश्मीर का रहने वाला है वो मुत्तहिद होकर 35A के दिफा के लिए आगे आए। और हम सफ़े अव्वल से इस जंग को लड़ने के लिए तैयार हैं। हमने ये भी कहा है कि हम कानूनी तौर पे भी उस केस में शरीक होने के लिए तैयार हैं, और अगर ज़रूरत पड़े, क्योंकि हमने देखा कि रियासत का जो रियासती सरकार का जो दिफा था वो बहुत ही इनएडिक्वेट था, बहुत ही मामूली था और अनप्रोफेशनल था। तो हमने इसमें ये भी एक पेशकश की है, हमने बहुत ही सीनियर वकलाओं से बात की है सुप्रीम कोर्ट में कि अगर ज़रूरत पड़े हम शरीक होंगे, इम्प्लीडमेंट प्ली करेंगे और कानूनी तौर पे भी सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35A का। हुर्रियत लीडरशिप के हवाले से हम बात करेंगे यहाँ पे। काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि हुर्रियत के साथ बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है यहाँ पे। ऐसे में आपको क्या लगता है कि हुर्रियत का इस टाइम प्रेजेंटली क्या रोल बनता है? क्या हुर्रियत से बातचीत होनी चाहिए? कितनी रेलेवेंस है इस टाइम हुर्रियत की? ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक माशरे में, समाज में सोशल सैंक्टिटी है सेंटिमेंट को लेके। कभी हड़ताल हो या एहतजाज हो, वो हुर्रियत के लिए नहीं होता, वो हुर्रियत की कॉल पे नहीं होता, वो एक सोच के पीछे होता है, एक सेंटिमेंट के पीछे होता है। हुर्रियत उस सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, और क्यों रिप्रेजेंट करती है? इसलिए रिप्रेजेंट करती है क्योंकि वो पावर पॉलिटिक्स से साइड पे रहे हैं, उनने इलेक्शंस नहीं लड़े हैं, और वो एक प्योरली एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स को एस्पाउज करती है कि हमारा लेना देना सिर्फ मसला कश्मीर है, आप मसला कश्मीर को हल कीजिए। उनके फ्लॉज, उनकी कमज़ोरियों के बावजूद, कमज़ोरियाँ बहुत हैं, फाइनेंशियल डीलिंग्स उनकी हिपोक्रेसी, उनकी नाकामी एक रिज़ल्ट को डिलीवर करने में। हज़ारों लोग मरे, उनने कुर्बानियाँ मांगी, लेकिन उन कुर्बानियों को वो डिलीवरेबिलिटी में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सके। ये सारी कमज़ोरियाँ, ये सारे इल्ज़ामात नेचुरल हैं, जस्टिफाइड हैं। होली काउज हुर्रियत वाले भी नहीं हैं, उनके भी बहुत फ्लॉज हैं। अब सच सामने क्या आता है, लेकिन हमारी आंखों के सामने भी बहुत सारा सच है, लेकिन फिर भी उनके सारे फ्लॉज, वीकनेसेस, खामियों को मद्देनज़र रखते हुए भी, उसके बावजूद भी हुर्रियत से बातचीत करना ज़रूरी है, सब लोगों से बातचीत करना ज़रूरी है। और नई दिल्ली को भी ये सोचना चाहिए कि हम एक लेट अस इनवाइट हुर्रियत, लेट अस सी इफ़ दे हैव समथिंग टू ऑफर। एक बार वो हुर्रियत को पूछे तो देखिए, आप आइए, हम ओपन एंडेड डायलॉग शुरू करते हैं, बोलिए कैसे हल करेंगे। आप भी चाहते हैं मसला हल होना चाहिए, हम भी चाहते हैं मसला हल होना चाहिए। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन हड़ताल कॉलों के साथ, बयानबाजी से और कुर्बानियाँ मांगने से, गरीब का बच्चा मर रहा है, आपका बच्चा नहीं मर रहा है, इससे मसला हल नहीं होगा। मसला कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से हल होगा। तो आइए बातचीत करते हैं। तो हुर्रियत से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। और बातचीत की शुरुआत कहाँ से होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार है, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। हुर्रियत का हाल ही में बयान आया, वो भी कह रहे हैं कि हम भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी इसकी? क्या आपकी नज़र में क्या लगता है? ऐसे फ़ोटो उठाने के लिए, या यहाँ पे लोगों को एक गलत एक परसेप्शन देने के लिए कि बातचीत हो रही है, फॉर द सेक ऑफ इट, बातचीत होने के लिए बातचीत हो रही है, तब लोगों का भी भरोसा शायद बातचीत से उठ गया है। इंस्टीट्यूशन ऑफ डायलॉग की क्रेडिबिलिटी बढ़ानी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुर्रियत की भी है और नई दिल्ली की भी है कि आप एक टेबल पे बैठिए। 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं, आप बातचीत कीजिए, गिव एंड टेक कीजिए। ये एंट्रेंच्ड जो आपकी पोजीशंस हैं, जो आप अखबारों में बयान देते हैं, अखबारों में बयान देने से सियासी मसला ना ही कभी हल हुआ है, ना ही कभी हल होगा। मौजूदा सरकार बीजेपी और पीडीपी की अलायंस, इसको कैसे रेट करते हैं आप? देखिए, मैं तो हिज़्ब इख्तिलाफ का तर्जुमान हूँ, तो मैं ऑब्वियसली, आपको मेरी बात शायद लगे कि मैं एक सियासी प्रिज्म से बोल रहा हूँ, लेकिन एक कश्मीरी नौजवान होने के एक उस पोजीशन से भी मैं ये बात बता दूँ
कि दोनों फ्रंट्स पे, सियासी हो या इंतज़ामिया गवर्नेंस रिलेटेड फ्रंट हो, ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। अब आप सियासी फ्रंट की बात कीजिए। पहले तो पीडीपी ने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे। आप आज साउथ कश्मीर में जो ये सारी तबाही देख रहे हैं, जो एहसास नाउमीदी है, जो एंग्विश है, आक्रोश है साउथ कश्मीर में, नौजवानों का ये भी तो है कि आपने हमें कहा हमें बीजेपी को रियासत से बाहर रखना है। हमने जनाब आपको आके कीमती वोट दिया, अपना एतमाद दिया, आपने जाके वो बीजेपी के कदमों में डाल दिया। तो फिर इनने हमें कहा कि हमारा एजेंडा ऑफ अलायंस है, हम पावर प्रोजेक्ट वापस लाएंगे। आपके यूनियन पावर मिनिस्टर ने कहा पावर प्रोजेक्ट वापस देने का सवाल ही नहीं है। आपने हमें कहा एडिशनल एलओसी रूट्स खोलेंगे। एडिशनल एलओसी रूट्स खुलने की बात ही नहीं है। जो आपका एलओसी अभी क्रॉस एलओसी बिजनेस है वो भी बंद होने की कगार पे है। आपने हमें कहा एएफएसपीए जाएगा। एएफएसपीए की कब बात की महबूबा जी ने? मुफ्ती साहब ने कब बात की? 3-4 साल होने लगे, कब बात की? ने कभी नहीं की। तो काफ़ी ऐसे मसले हैं। इनने कहा कि आर्टिकल 370-35 ए स्पेशल स्टेटस, ये इनका एजेंडा ऑफ द अलायंस कहता है, इस पर एक स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा। वादे तो आपकी सरकार ने भी बहुत किए थे, उनमें भी तो खास कुछ हुआ नहीं। हमने इलेक्शन हारा है। आप देखिए, एक परफॉर्मेंस होती है गवर्नमेंट की और फिर अवाम जज होती है, और अवाम के पास ये एक इख्तियार होता है कि वो किसको कुर्सी पे बिठाए, किसको कुर्सी से उतारे। हमारी सरकार ने बीजेपी के साथ इत्तेहाद नहीं किया। हमारी सरकार ने खसूसी पोजीशन को इस चौराहे पे लाके खड़ा नहीं किया कि 35A और 370 पे एक्चुअली एक डिबेट हो कि ये रहे या ना रहे। ये कब हुआ? हमारी सरकार ने ऐसा कभी नहीं किया। कांग्रेस के साथ हमारी सरकार ज़रूरी थी, लेकिन आप पीछे जाइए हमारी सरकार जब थी उन दिनों में, और अब पंचायती राज का जो एक्ट था उसमें जो सारा सियासी मसला हुआ था उसको देखिए। कांग्रेस की एक अलग सोच थी, हमारी अलग सोच थी। हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हमने किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ पॉलिटिकली नहीं किया। लेकिन एक अलायंस गवर्नमेंट होती है, अलायंस गवर्नमेंट एक कंपल्शन है, मजबूरी है, डिफरेंट सोच होती है दोनों पार्टनर्स की। लेकिन हमने जाके सेल आउट नहीं किया। हमने जाके ये नहीं कहा कि हम उनके साथ इक़्तिदार में बैठेंगे जो हमारी खसूसी पोजीशन के खिलाफ है, जिनका मैनिफेस्टो कहता है इनकी खसूसी पोजीशन ख़त्म करनी है। हमने जो एक सियासी निज़ाम है उसको आलूदा नहीं किया। बाकी लोग जज करते हैं। लोगों ने 2014 में शायद ये मुनासिब समझा कि वो हमें सज़ा दें और एक नई तंजीम को मौका दे, और उसके नताइज क्या निकले वो सब हमारी आंखों के सामने हैं। और उम्मीद यही रहेगी कि लोग आगे जाके भी इस सरकार को इसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, इनके झूठे वादों के बेसिस पे जज करें, और आगे जाके लोग ही जज रहते हैं, वो ही इंतखाब करते हैं कि उनका आने वाला कल कैसा हो। आने वाले सालों में आप अपने आप को एज ए पॉलिटिशियन और स्टेट को कैसे आप देखते हैं कि आने वाले सालों में क्या पोजीशन रहेगी यहाँ पे? अगर किसी का ये गोल हो पॉलिटिक्स में कि मुझे क्या बनना है, मैं पार्लियामेंटेरियन कब बनूंगा, मैं मिनिस्टर कब बनूंगा, कौन सा पोर्टफोलियो मेरा रहेगा, क्या करूंगा, तो उस इंसान के लिए सियासत एक गलत शोबा है। सियासत में आपको अपनी जगह मिलेगी, लेकिन आपका अव्वल तरीन एफर्ट ये होना चाहिए कि आप अपने लोगों को कुछ रिलीफ पहुंचाए। अगर निज़ाम ऐसा है, कुछ हद तक 10, 20, 30 साल अगर आप सियासत में रहें, जब आप सियासत से दूर हों तो आप पीछे देख के ये बोल सकें कि मैंने निज़ाम को कुछ हद तक बदला। जहाँ तक रियासत की बात है, देखिए रियासत एक बहुत ही नाजुक एक थ्रेशोल्ड पे है। अभी जीएसटी की वजह से हमारी फिस्कल डिसएम्पावरमेंट हुई, टैक्सेशन का पावर चला गया, इकॉनमी शैम्बल्स में है, टूरिज्म इनफ्लो ख़त्म हो गया है, इंडस्ट्रियल आउटपुट नीचे हो गया, टैक्सेशन का बर्डन बढ़ गया इंडस्ट्री पे। आपका जो खसूसी दर्जा है, जो आपका स्पेशल स्टेटस है, वो आज सेफ नहीं है। तो एक बहुत ही नाजुक, बहुत ही ख़तरनाक मुकाम पे है ये रियासत। आप देखिए लोकल जो मुकामी हमारे नौजवान हैं वो फिर से गन के रास्ते पे जा रहे हैं। आज फॉरेन मिलिटेंट्स का नाम आप कहाँ सुनते हैं? फॉरेन मिलिटेंट्स गिने चुने रह गए हैं। लोकल मिलिटेंसी फिर से बढ़ रही है 1990 के बाद। आपका इलेक्शन टर्नआउट 7 और 3% पे आ गया है। टर्मोइल में भी इससे ज़्यादा होता था। मेन स्ट्रीम की जो स्पेस है, जो जगह है, वो तंग हो गई है। वो शायद हमारी भी हो, कांग्रेस की भी हो, सब तंजीमों की श्रिंक हुई है इस सरकार की वजह से। अनंतनाग में एक इलेक्शन करना था, ये कर नहीं सके, अभी भी नहीं कर पा रहे हैं।
तो एक सरकार जो इलेक्शन नहीं कर सकती, जो 3% से ज़्यादा लोगों को ये कन्विंस नहीं कर सकती कि आइए आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शमूलियत कीजिए, और एक ऐसी सरकार जो इस रियासत में इक्तिसादी बहरान होते हुए कुछ नहीं कर पा रही है, उसके होते हुए रियासत का आने वाला कल, उस पर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। हम सबको, स्टेक होल्डर्स को ये चाहिए कि हम आके मुत्तहिद होके इस रियासत को एक बेहतर कल की ओर आगे लें। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने खुद भी कहा, जो नौजवान है यहाँ का, या तो इस टाइम गन की तरफ जा रहा है या फिर पत्थरबाजी में मुलव्वस पाया जा रहा है इस टाइम, आपका क्या मैसेज रहेगा यहाँ के यूथ के लिए? देखिए, मैं भी एक नौजवान हूँ, कश्मीरी हूँ, कश्मीर में पला बड़ा हूँ, टर्मोइल को देखा है। सेंटिमेंट हम सब नौजवानों में, कोई मेन स्ट्रीम में हो, कोई किसी और एक सिस्टम में हो, लेकिन एहसास सब में है कि यहाँ पे गलत हुआ है, दर्द है बहुत लोगों में। हमें अपनी सियासी सोच को, सियासी नज़रियात को बालाए ताक रख के मुत्तहिद होना है, एक प्लेटफॉर्म पे आना है। वो कोई सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी वाला हो, मेन स्ट्रीम आइडियोलॉजी वाला हो, या एक एपॉलिटिकल नौजवान हो, हमें अपनी अपनी सियासी सोच को अपने दिल में रखना है, अपने जहन में रखना है, और उस तरफ जो भी हमें एक मूवमेंट करनी है हम करें। लेकिन कॉमन हमें जो इश्यूज़ हैं, हमें आके बैठ के एक दूसरे से बातचीत करनी है। वो एक दूसरे को एजेंट बोलने के बगैर, मिलिटेंट बोलने के बगैर, स्टोन पेल्टर बोलने के बगैर करना है। एक प्लेटफॉर्म पे आना है और भाईचारे से, अमन से, डिसेंसी से बातचीत शुरू करनी है। शायद वो हमें मुतमईन कर पाए, शायद हम उन्हें मुतमईन कर पाए, या शायद एक मिडिल पाथ निकले, और शायद उसी मिडिल पाथ में से कश्मीर की तकदीर संवर जाए कि अगर कश्मीर के नौजवान अपनी सोच को अलग रखते हुए एक कॉमन डिनोमिनेटर, कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके हमारे बुज़ुर्गों वाली जनरेशन को भी और हमारे आने वाली नस्ल को भी कुछ रिलीफ पहुंचा सकते हैं, तो वो एक खुशकिस्मती रहेगी। तो वही एक मैसेज रहेगी, वही एक उम्मीद रहेगी कि हम सब मिलकर इस रियासत के लिए जो भी अच्छा है उसको कर सकें। जुनैद साहब, ETV के साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया।